हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मे कैंपस। माय नेम इज़ ललित कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 4। इससे पहले हमने एक्टिव एंड पैसिव के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर हमने प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस को कवर किया था और आज हम करने वाले हैं इसके अंदर फ्यूचर टेंस को कवर। ये जो चैप्टर है ये बहुत सारे जो वेरियस एग्जामिनेशंस होते हैं अपने इंडिया के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, बैंक हो और इंश्योरेंस जो भी एग्ज़ाम हो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम होता है जो स्टेट गवर्नमेंट ही उसको कंडक्ट करवाती है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम कंप्लीट ग्रामर करेंगे, हर एक चैप्टर ग्रामर का हम इसके अंदर कवर करेंगे। और आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा फ्यूचर टेंस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये सीखते हैं फ्यूचर टेंस को पढ़ने से पहले कि एक्टिव से पैसिव बनाया कैसे जाता है और एक्टिव होता क्या है और उसका पैसिव कैसे बनता है और पैसिव क्या होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में दे चुका हूँ। और अगर आप में से कोई इस वीडियो में नया है तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो मेरा पिछले वीडियोज़ हैं उसको जाके देखें तो आपको थोड़ा सा बेसिक पता चल जाएगा कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। ठीक है, चलिए तो आज हम वापस एक चीज़ को कवर करते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के अंदर कौन कौन से 3 चेंजेस होते हैं वो हमें करने होते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके सामने एक सेंटेंस दे रखा है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जिसका ये एक सब्जेक्ट है, उसकी एक ये वर्ब है और उसका ये एक ऑब्जेक्ट है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें मोस्टली 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब। तीसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो कभी कभार होता है और नहीं भी होता है। तो अगर हम कहें मोटा मोटी तो हम ये कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है ये 3 हिस्से होते हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए। तो मान लीजिए ये एक सेंटेंस दे रखा है जिसके अंदर एक ये सब्जेक्ट है और जिसके अंदर एक ये वर्ब है और एक ये ऑब्जेक्ट है। अब ये सेंटेंस दे रखा है एक्टिव के अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए कौन सा मेथड आपको काम में लेना है तो मैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये है कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है आप उसको जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है आप उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो। अब देखिए एक काम क्या करना है वो बताता हूँ। मान लीजिए आपके ऑब्जेक्ट की जगह पर मी लिखा हुआ है तो आप उसको सब्जेक्ट की जगह पर आई बना के लिखो। और मान लीजिए यहाँ पर हिम लिखा हुआ है तो आप हिम का यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर ही लिखो। इस तरीके से आपको जो भी प्रोनाउन यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको इस तरीके से कन्वर्ट करके लिखना है। अब बात ये है कि ये जो प्रोनाउन लिखे हुए मी और जो हिम, हर, अस वगैरह है इनको किस नाम से बुलाया जाता है या किस नाम से उनको पुकारा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको ग्रामर की लैंग्वेज में इनको ये सारे क्या होते हैं, पहली बात तो ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन के अंदर इनको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव केस। और ये जो होते हैं जैसे मी का आई या हिम का ही वगैरह बन जाते हैं, इनको कहा जाता है, ये भी प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? ये भी प्रोनाउन होते हैं और इनको प्रोनाउन की लैंग्वेज में इनको कहा जाता है सब्जेक्टिव केस। क्या कहा जाता है? सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। मैं थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देता हूँ आज आपको कि इनको ऑब्जेक्टिव केस और इनको सब्जेक्टिव केस क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखो सुनो, आपने देखा होगा कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह पर हमने मी लिखा, आई तो नहीं लिखा ना, हमने हिम लिखा, ही तो नहीं लिखा ना, हमने हर लिखा, शी तो नहीं लिखा ना, हमने अस लिखा, वी तो नहीं लिखा ना, हमने देम लिखा, दे तो नहीं लिखा ना। तो इस वजह से अगर आपको ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर आपको आई रखना है तो आपको मी लिखना पड़ेगा, अगर ही लिखना है तो आपको हिम बनाकर लिखना पड़ेगा, और अगर आपको शी लिखना है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर हर बना के लिखना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखने वाले वर्ड्स होते हैं, इस वजह से उनको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं इनको सब्जेक्ट की जगह पर ही लिखा जाता है, इसलिए इनको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। तो हमने क्या किया, मी का आई बना के लिखा, क्योंकि हम इसको मी को अब सब्जेक्ट की जगह पर लिख रहे हैं तो अब मी को आई बनाकर सब्जेक्ट की जगह पर लिखना होगा। दैट्स वाई इनको कहा जाता है सब्जेक्टिव केस। तो हमने पहला काम कौन सा किया एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त, कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो। चलिए अगला काम हमको क्या करना है वो देखो।
अगला काम हमको करना है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको आप पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना के लिख दो, और वही प्रोसीजर लेनी है जो हमने अभी काम में ली है। कैसे कि अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई ही शी वगैरह है, डेफिनेटली है कि सब्जेक्ट की जगह पर है तो मी तो आएगा नहीं, आई ही आएगा, हिम तो आएगा नहीं, ही आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप इनको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख रहे हो तो इनको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करके लिख दो, आई का मी और ही का हिम वगैरह, इस तरीके से आप कन्वर्ट करके लिख दो। लेकिन एक चीज़ सुनो, ये जो लास्ट में 3 प्रोनाउंस दे रखे हैं, ये एक प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है और ये एक नाउन है, मतलब ये 3 वर्ड्स जो दे रखे हैं ना, आप अगर नोट करोगे, चाहे सब्जेक्ट की जगह पर देखो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पर देखो, कहीं पर भी देखोगे इन तीनों के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। अमित मैंने जो यहाँ पे लिखा है ये किसी भी नाम को रिप्रेजेंट कर सकता है, यहाँ पे मुकेश, मोहन कुछ भी आ सकता है। तो ये जो 3 वर्ड्स है, यू, इट और किसी का नाम, हमेशा याद रखें यू को आप कहीं पर भी लिखोगे, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह पर लिखो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये एज इट इज लिखा जाएगा, इट भी एज इट इज लिखा जाएगा, और अमित यानी किसी का नाम है वो चाहे आप सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट कहीं पर भी लिखोगे, अमित अमित ही लिखा जाएगा। तो ये 2 चेंजेस हो गए। अब हम करते हैं तीसरा चेंजेस। तो तीसरा चेंजेस हमारा वर्ब का है। अब वर्ब का चेंजेस क्या क्या होता है, तो देखिए पिछले वीडियोस के अंदर हमने वीडियो नंबर 1, 2 और 3 यानी ये जो 3 पार्ट थे उनके अंदर हमने वर्ब का चेंजेस ही पढ़ा है कि भाई जो 2 मतलब कि जैसे 2 टेंस हैं, जैसे अभी हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट एंड पास्ट पढ़ा, तो उसके अंदर हर एक टेंस के अंदर के वर्ब में क्या क्या एक्टिव से पैसिव में बदलाव करने वो हमने पढ़ा था। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज जो नया वर्ब का चेंजेस है वो फ्यूचर में होने वाला है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये 3 चेंजेस आपको एक्टिव से पैसिव में करने हैं। चलिए अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं। मान लीजिए यहां पर एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई एम मेकिंग अ लेक्चर। अब यहां पे जो आई है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट, एम मेकिंग ये क्या है, आपका वर्ब, और ये क्या है, अ लेक्चर, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पहचान क्या है। बहुत बार एक से ज़्यादा भी वर्ड्स होते हैं, तो हम कैसे पता लगाएं कि वो ही इनमें से ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं वापस बता रहा हूँ, सुनिए। जब किसी भी वर्ब का अगर सेंस क्या या किसको का आ जाता है, तो मान लीजिए वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। देखो कैसे, आई एम मेकिंग मैं बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं या किसको बना रहा हूं, तो लेक्चर बना रहा हूं। तो लेक्चर मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि जो क्या और किसको का जो जवाब है वो लेक्चर में छुपा हुआ है, दैट्स वाई ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब इसका बनाना है पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ये अ लेक्चर यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, एम मेकिंग को इज बीइंग मेड करेंगे, क्योंकि इसका रीजन है जब यहाँ पर इजआरएम प्लस आईएनजी होता है तो पैसिव में इजआरएम के साथ बीइंग प्लस V3 लगाया जाता है, तो मेकिंग का मेड क्या हो गया, V3, और अ लेक्चर सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आ गया। अब ये जो सब्जेक्ट है हमारा आई, हम इसको मी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये जगह ऑब्जेक्ट की है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखना होता है। और हमेशा याद रखें पैसिव में ऑब्जेक्ट के आगे हमेशा बाय आएगा, दैट्स वाई हमने भी यहाँ पे क्या लगा दिया, बाय लगा दिया। चलिए अब हम करने वाले हैं इसका फॉर्मूला कि फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या फॉर्मूला है एक्टिव से पैसिव बनाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस लेने वाले हैं और वो है हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस। तो देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर ये जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके बाद में ये आता है, विल शैल में से कोई भी एक आएगा और V1 आता है, ये होता है अपना फ्यूचर सिंपल टेंस। अब फ्यूचर सिंपल टेंस एक्चुअली ये दे रखा है एक्टिव के अंदर, तो याद रखना एक्टिव के अंदर फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर विल शेल के साथ सिर्फ V1 आएगा, इन दोनों के बीच में यहां पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब बनाते हैं इसका पैसिव। तो चलिए अब अगर हमको इसका पैसिव बनाना है तो ऐसे बनेगा, क्या करना है सुनो। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो पैसिव का भी एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, विल शैल में से वापस विल शैल लिख देंगे, फिर हम क्या करेंगे, बी लगाएंगे, ठीक है। और उस बी के बाद में इस वर्ब को हमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके यहां पर लिख देना है। बस इस तरीके से आप फ्यूचर सिंपल टेंस को पैसिव में बना सकते हैं। चलिए अगला जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर अब हमें देखना है कि इसका वर्ब क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद में विल सेल के बाद में हैव आता है और फिर उसके बाद में V3 आता है। क्या याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर विल शेल के बाद हैव लिखा हुआ है और उसके बाद V3 है तो समझ जाना वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है।
इसका बनाते हैं हम लोग पैसिव। तो देखो इसका पैसिव ऐसे बनता है, तो क्या करना है, विल शैल का विल शैल वापस लिखना है, इस हैव को भी आपको एज इट इज वापस लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको हैव के बाद बीन लगाना है। क्या करना है, बीन लगाना है, और फिर इस V3 को आपको एज इट इज V3 ही लिखना है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन ये है, सुनिए, कंक्लूजन ये है कि जब अगर एक्टिव में विल शैल है तो पैसिव में भी विल शैल आएगा, और जो V1 है वो ऑलवेज पैसिव में V3 में कन्वर्ट हो जाता है। फर्क ये है कि विल शैल के बाद V1 है तो विल शैल के बाद पैसिव में B आएगा, उसके बाद विल शैल का वापस विल शैल आता है। अब देखिए विल शैल के बाद अगर हैव है तो पैसिव में भी वापस क्या आएगा, हैव आएगा। और दूसरी बात, जब कभी भी पैसिव में हैव लिखा जाता है तो उसके बाद हमेशा बीन लगा दो। कहीं पर भी पैसिव में हैव लिखना है तो उसके बाद क्या लगा दो, बीन लगा दो। और ऑलरेडी जब हैव लिखा हुआ है एक्टिव में तो हैव के बाद हमेशा V3 आती है, तो पैसिव में भी इस हैव के बाद बीन आएगा, और ये जो वर्ब है वो भी वापस यहाँ पे V3 का V3 लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं मॉडल्स के बारे में। तो सुनिए, किसी भी सेंटेंस में अगर मान लो सब्जेक्ट के बाद कोई मॉडल लिखा हुआ है, मॉडल इन द सेंस क्या होता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट वगैरह वो, और उस मॉडल के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको पैसिव में क्या करना है, मॉडल के बाद बी लगाना है, और बी के बाद क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। बस इतना सा करना है आपको। उसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट कि अगर मॉडल के बाद हैव है तो हैव के बाद एक्टिव में अगर V3 है तो पैसिव कैसे बनेगा। तो देखिए मॉडल के बाद अगर मैंने बोला ना एक्टिव में हैव है तो पैसिव में भी वापस हैव आएगा, और हैव के बाद बीन तो आना ही है। फिर क्या करना है, उस हैव के बाद में आपको V3 लगा देना है। ये है मॉडल्स की प्रोसीजर। चलिए अब हम करने वाले हैं सेंटेंसेस। चलिए अब हमारा है सेंटेंस नंबर फर्स्ट, लिखा हुआ है सर्कमस्टांसेस विल ओब्लाइज रेखा टू स्पीक, यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेगी जिसकी वजह से रेखा को बोलना पड़ेगा। तो अब हमें ये पता करना है कि इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट कौन है, हमारी वर्ब कौन है, और हमारा ऑब्जेक्ट कौन है। तो देखिए विल क्या है, विल शैल आ गया, उसके बाद ओब्लाइज एक वर्ब आ गई, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन किसका हो गया, वर्ब का। और वर्ब के जो लेफ्ट साइड में होता है वो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट, और राइट साइड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट में देखिए ये रेखा ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद एक प्रेपोजिशन आया, और उसके बाद एक वर्ब आ गई। तो हमेशा याद रखें जब किसी भी मेन वर्ब के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो वो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद में किसी प्रेपोजिशन के बाद में अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ये हमारा अदर इंफॉर्मेशन कहलाती है। चलिए तो अब अगर हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करें तो कैसा होगा, देखिए अब यहाँ पे आपको इसका पैसिव बनाना है। तो हमने पता कर लिया कि ऑब्जेक्ट तो रेखा है, इसका मतलब डेफिनेटली क्या होगा, रेखा से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे दे रखा है विल प्लस V1 है, तो आपको पता है ना जब अगर विल शैल और उसके बाद में अगर V1 दे रखा है तो पैसिव में क्या हो जाएगा, विल शैल का विल शैल आ जाएगा, फिर यहाँ पे B आ जाएगा, और इस वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो ये आप पैसिव में स्ट्रक्चर चेक कर लो कि जहां विल शैल के बाद B प्लस V3 है वही हमारा आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं। यहां पे विल के बाद ओब्लाइज है, बी नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहां पे विल के बाद बी आ गया और V3 भी आ गया, ये हो सकता है। अब यहां पे देखिए ये शुड आ गया, बल्कि सेंटेंस में तो विल दे रखा है, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद यहां पे वुड आ गया, हमें विल को वुड में कन्वर्ट करना ही नहीं है, सो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो देखिए कैसे है, हमने रेखा को सब्जेक्ट बना दिया, फिर विल ओब्लाइज को विल बी ओब्लाइज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जब यहां से रेखा गायब हो गई तो ये जो टू स्पीक है ये ओब्लाइज के बाद में आ जाएगा, तो ये आ गया ओब्लाइज टू स्पीक। अब किसके द्वारा, सर्कमस्टांसेस, तो ये आ गया बाय सर्कमस्टांसेस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सेंटेंस है हमारा जिसमें दे रखा है वन ऑफ द स्टूडेंट्स विल एड्रेस आवर क्लास। एक चीज हमेशा याद रखें, मैं आपको बता देता हूं कि अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पर सिर्फ वन लिखा हुआ है तो उसका जब आप पैसिव बनाओगे तो आपको बाई वन नहीं लिखना है, ये याद रखना है। लेकिन अब यहाँ पे वन नहीं है, यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट्स है, अकेला वन होता है ना तभी ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो अब ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल एड्रेस ये हो गया हमारा वर्ब, और आवर क्लास ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब अब हमें पैसिव बनाते वक्त ये चेक करना है कि जिस स्ट्रक्चर में विल एड्रेस की जगह विल बी एड्रेस्ड आएगा, क्योंकि विल एड्रेस क्या होता है, पैसिव में विल बी एड्रेस्ड होता है, तो जहां विल बी एड्रेस्ड है या शैल बी एड्रेस्ड है उसको चेक करना है, वही हमारा आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो सिर्फ विल एड्रेस है, नहीं हमें पैसिव बनाना है, पैसिव में बी प्लस V3 आता है, ये मेरा आंसर नहीं होगा।
विल बी ठीक है, लेकिन एड्रेस्ड होना चाहिए V3, ये तो V1 है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे विल बी के बाद एड्रेस्ड आना चाहिए था, गिवन आना ही नहीं चाहिए, गिवन कोई वर्ब है ही नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे विल बी के बाद एड्रेस्ड आ गया, ये मेरा आंसर है। सो मेरा आंसर मिल गया। इस तरीके से आप बिल्कुल बहुत कम टाइम के अंदर आप किसी भी सेंटेंस का आंसर दे सकते हैं। इसको वापस चेक कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कौन था? आवर क्लास, सब्जेक्ट बना दिया आवर क्लास। यहाँ पे था विल एड्रेस, तो यहाँ पे आ गया विल बी एड्रेस। किसके द्वारा? वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है एवरीवन मस्ट वॉच कैच मी इफ यू कैन। एक चीज़ आप याद रखें, मैं जो आपको बता देता हूं हमेशा याद रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन, ये मेरा सब्जेक्ट, मस्ट एक मॉडल है, उसके बाद एक V1 दे रखा है, तो ये मेरा पूरा का पूरा वर्ब का पोर्शन हो गया। और कैच मी इफ यू कैन, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये याद रखना। डबल इन्वर्टेड कॉमा जो दे रखा है ये पूरा ऑब्जेक्ट है, आपको इसका पैसिव वैसिव कुछ नहीं बनाना है, एज इट इज इसको सब्जेक्ट बना के लिख दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये देखिए आप सब जगह इसको हमने सब्जेक्ट बना के लिख दिया है, सब जगह। लेकिन अब पता कैसे करना है? एक सेकंड के अंदर पता कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्ब को मैच कर लो। तो देखो, ये मॉडल के साथ में ये V1 आया है, तो हम क्या करते हैं, जब मॉडल के साथ में V1 होता है, आप सबको पता है ना क्या करते हैं, जब मॉडल के साथ V1 होता है तो पैसिव में मॉडल के साथ B लगा दो और फिर V3 कर दो। तो क्या करो, मस्ट वॉच को चेक करो, मस्ट बी वॉच्ड कहां लिखा हुआ है, वो मेरा आंसर होगा। तो देखो, शुड बी वॉच नहीं होगा, हैज टू बी वॉच्ड नहीं होगा, इज टू बी वॉच्ड नहीं होगा, मस्ट बी वॉच्ड यस, ये मेरा आंसर है। तो क्या करेंगे हम लोग, कैच मी इफ यू कैन मस्ट बी वॉच्ड बाय एवरीवन। तो ये एवरीवन जो सब्जेक्ट था ना, वो हमारे क्या आ गया, लास्ट में आ गया। कभी कभार एक चीज याद रखें, ये कुछ कभी कभार ऐसा भी होता है कि वर्ब वगैरह सब मिल जाती है हमारी, लेकिन इसमें ये भी होता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कभी वापस पैसिव में कभी लिखे भी जाते हैं, कभी नहीं भी लिखे जाते हैं। तो वो कौन कौन से मैं बता देता हूँ। जैसे बहुत बार मान लो सब्जेक्ट में वी लिखा हुआ है, या सब्जेक्ट में दे लिखा हुआ है, ठीक है ना, या सब्जेक्ट में मान लो एनीबॉडी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे, जैसे मान लो ये एवरीवन भी ले लो इसको साथ में, तो ये कुछ ऐसे होते हैं, अगर आप इनको वापस पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखोगे तो इनको बाई के साथ में लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये कभी कभार नहीं भी लिखे जाते और कभी कभार लिखे भी जाते। तो हमको ऑप्शन देखना है, अच्छा कौन सा ऑप्शन है जिसमें वर्ब भी मैच हो रही है, सब कुछ मैच हो रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट दे रखा है वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मान लो ये एक्टिव वॉइस है और ये इसका सब्जेक्ट है, इसकी जगह पर अगर वन लिखा हुआ है तो ये मान लो पैसिव में कन्वर्ट करें तो सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा ना। यहाँ पे तो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट की जगह पर वन है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आपको वन वापस बाई वन नहीं लिखना है, इसको छोड़ देना, ये नहीं आएगा वापस। और दूसरी बात, अब ये जो वन है सब्जेक्ट है, तो वन की वजह से यहाँ पर क्या आया, वंस, क्योंकि ये वन सब्जेक्ट है तो ये इसका रिलेशन किससे है, इस वन से है, तो ये भी वापस वंस नहीं आएगा। तो ये दोनों चीजें यहाँ से गायब हो जाएगी। दूसरा, मस्ट एक मॉडल है और V1 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ऐसे मस्ट, उसके बाद बी, और ये जो कीप है इसका क्या होना चाहिए था, यहाँ पर कैप्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो हमें आंसर में यही चेक करना है कि ये वाला चीज कहाँ देखा जा रहा है, वो हमारा आंसर होगा। चलिए अब आपके सामने ये रहा आंसर, इधर दे रखा है आर कैप्ट नहीं होगा, मस्ट बी कैप्ट यस, प्रोमिसेस, एक तो आवर्स हट गया, दूसरा वन भी हट गया, यस ये मेरा आंसर होगा। फिर वर कैप्ट होगा नहीं, मस्ट के साथ बी आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। मैं एक बार वापस बता देता हूं आपको, याद रखें आप लोग, क्या याद रखना है, वन और वन के साथ में आने वाला उसका कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन अंदर सेंटेंस में पैसिव वॉइस में नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर? हाँ, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, सपोज दैट अगर हर एक सेंटेंस के अंदर वंस वंस लिखा हुआ है, मान लो इधर भी वंस है, सब जगह वंस है, और बाद में भी अगर बाई वन लिखा हुआ है, तब आप ये चूज कर सकते हो सिर्फ इस वर्ब के द्वारा। ठीक है ना, क्योंकि जब सब में दे रखा है तो फिर हमको चलाना पड़ेगा, नहीं दे रखा है तो हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंदर वास्तव में वो चीजें नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि वन कभी भी पैसिव में वापस नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट, अगला दे रखा है वी मस्ट एंड्योर वॉट वी कैन नॉट क्योर, यानी हमें वो चीज से गुजरना ही पड़ता है या सहन करना ही पड़ता है जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है या जिसका हम इलाज नहीं कर सकते हैं, ये सेंटेंस का मतलब होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको बता देता हूँ, एक बात सुन ले आपको, वी ये सब्जेक्ट,
मस्ट एंड्योर ये वर्ब, और वॉट वी कैन नॉट क्योर ये पूरा का पूरा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब मैंने इसको पूरा ऑब्जेक्ट क्यों माना, चलिए बता देते हैं आपको, सुन लीजिए। यहां पे दे रखा है हमें भुगतना पड़ता है, किसको भुगतना पड़ता है, तो किसको का सेंस किस पर आ रहा है, इस पूरे सेंटेंस पर आ रहा है कि जिसका हम इलाज नहीं कर सकते हैं उसको हमें भुगतना पड़ता है या सहन करना पड़ता है। तो इस पूरे सेंटेंस में किसको का सेंस आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब ये ऑब्जेक्ट तो पूरा का पूरा बना है, लेकिन इसके अंदर भी एक छोटा सा सेंटेंस बना हुआ, ये बना हुआ है ना, तो इसका भी हमें क्या करना है, पैसिव बनाना है। कैसे बनेगा मैं बताता हूं। देखिए, पहली बात तो ये जो हमारा है ये पूरा का पूरा यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वापस ऑब्जेक्ट आएगा, वॉट सब जगह लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसका बनाना है पैसिव, तो ये इसका सब्जेक्ट है, ये वी लिखा हुआ है, तो ये हमें लिखना भी है और नहीं भी लिखना है। ऑप्शन में दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो नहीं लिखना है। और ये जो वर्ब है इसका पैसिव क्या होगा, कैन नॉट क्योर का क्या होता है, कैन नॉट बी क्योर्ड होता है। तो देखिए यहां पे सिर्फ कैन नॉट क्योर्ड है, आंसर नहीं होगा। ये कुड बी क्योर तो होगा ही नहीं, फिर वी क्योर नहीं होगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, कैन नॉट है तो लिखना ही पड़ेगा, सीधा क्योर नहीं आएगा। दूसरा कैन नॉट बी क्योर्ड, यस ये हमारा आंसर है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड। उसके बाद अब इसका भी पैसिव बना दो, तो मस्ट एंड्योर का क्या होता है, मस्ट बी एंड्योर्ड, तो ये हो गया मस्ट बी एंड्योर्ड। और आपने देखा होगा, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि वी एक ऐसा वर्ड होता है जिसको आप पैसिव में लिखो या ना लिखो चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी अस या वी का जिक्र नहीं हुआ है, तो हमने अस और वी को छोड़ दिया, बाकी हमने सारा मैच किससे किया, इसके जरिए हमने सब कुछ मैच किया, और इसके जरिए हमने सब कुछ मैच किया, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। दोबारा से याद कर लें, जब अगर वॉट से कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ रखा है और इसमें किसको का सेंस आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर भी अगर छोटा सेंटेंस है तो उसका भी कोशिश करो पैसिव बनाने की। नेक्स्ट अगला जो दे रखा है हमारा, नेक्स्ट दे रखा है आई शुड हैव पोस्टेड दीज लेटर्स। अब देखिए सिंपल सी बात, इसके पहले ऑप्शन है आपके सामने है और दूसरा इसका मेथड भी आपके सामने है। तो देखिए, जब कभी भी किसी भी मॉडल के बाद हैव आता है, ये शुड एक मॉडल है, उसके बाद हैव आ गया, और अगर हैव के बाद V3 आता है तो आपको क्या करना है, मॉडल के बाद हैव वापस लगाना है, फिर हैव के बाद बीन लगाना है, और बीन के बाद V3 लगाना है। तो हमें क्या करना है वो सुनो, शुड हैव पोस्टेड है, तो ऑप्शन में जहां शुड हैव बीन पोस्टेड होगा वही हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं, शुड हैव बीन पोस्टेड ये आंसर हो सकता है, शुड बी पोस्टेड नहीं होगा, आर टू बी नहीं होगा, शुड हैव बीन पोस्टेड ये भी हो सकता है। अब इन दोनों को मैच करो, इसको और इसको मैच करो, तो देखो ऑब्जेक्ट कौन है, दीज लेटर्स, ये आ गया दीज लेटर्स, और इधर भी दीज लेटर्स। इधर है शुड हैव पोस्टेड, इधर भी है शुड हैव बीन पोस्टेड, दोनों जगह है। इधर सब्जेक्ट में कौन है, आई, तो इधर बाय मी होना चाहिए, यस। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बाय मी मिस करके दे रखा है, यानी गायब करके दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है, दैट्स वाई ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मी लिखना है आपको, इसलिए मैंने बताया, जो भी मैंने लिस्ट बताई थी ना आपको वी दे की, उसमें मैंने आई नहीं लिखा था, क्योंकि आई लिखा ही जाता है, आई का मी लिखना पड़ता है। नेक्स्ट अगला दे रखा है हमारा ये, आई शैल हैव रिटन द बुक। अब हमें इसका बनाना है पैसिव, तो सबसे पहले आई का तो बन जाएगा मी, शैल हैव रिटन का बन जाएगा शैल हैव बीन रिटन, और द बुक बन जाएगा सब्जेक्ट। चेक करते हैं, तो देखिए कहाँ पे दे रखा है, ये देखो ये शैल हैव रिटन है, तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, शैल या विल हैव बीन रिटन। तो देख लेते हैं इसका, ये देखो विल हैव बीन रिटन आ गया, ये इज वाला तो होगा ही नहीं, विल बी तो होगा ही नहीं, क्योंकि हैव है तो बीन आएगा, और इसमें हैज़ बीन तो है लेकिन विल शैल नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, बी ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, द बुक विल हैव बीन रिटन, और ये आई का क्या बन गया, बाय मी बन गया। सो ये मेरा आंसर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला दे रखा है, देखिए अब यहाँ पर टाइटल चेंज हो चुका है, अब हमें क्या करना है, पैसिव से एक्टिव उल्टा चलना है। चलिए मैं सिखाता हूँ इसका ट्रिक क्या है। देखिए आप, ट्रिक सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूँ। पहले तो सीधा डायरेक्टली वर्ब पे आ जाओ, कुछ नहीं करना, सीधा वर्ब पे आओ। ये क्या दे रखा है, विल बी नॉन, ये क्या है आपका पैसिव। पहले तो याद करें, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा याद करें ये पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना है, उल्टा चलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सुनो, जब पैसिव में यहाँ पर अगर विल शैल के साथ अगर बी दे रखा है और V3 है, तो एक्टिव में क्या होता होगा, विल और उसके बाद शैल और उसके बाद V1, इसी का ये पैसिव बनता है ना, B प्लस V3। तो आप क्या करो, ये चेक करो, अब आंसर में ये चेक करो कि कहाँ विल शैल के साथ सिर्फ V1 दे रखा है, पहले ये चेक कर लो। चलिए आपके सामने ये रहे बहुत सारे ऑप्शंस, तो देख लेते हैं। यहाँ पे विल के बाद V1 दे रखा है, हाँ ये आंसर हो सकता है, विल बी नोन आंसर नहीं होगा,
और इस इधर भी विल बी नोन है, आंसर नहीं होगा, और इधर विल हैव है, ये आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन सा है, ये। डायरेक्टली आंसर मिल जाता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल है कि ये सब्जेक्ट वी कैसे आया। तो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट में कभी कभार हम क्या करते हैं, बाई अस नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब सब्जेक्ट में वी हुआ होगा, तभी हमने यहाँ पर बाई अस को मिस किया यहाँ पर। तो यहाँ पे इस वजह से हमने ये मान के चला है कि सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। फिर विल नो आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, विल बी नो को क्या कर देंगे, विल नो कर देंगे, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे। तो ये रहा द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है आफ्टर 6 मंथ, लास्ट में है, तो इधर भी आफ्टर 6 मंथ कहाँ आ गया, लास्ट में, क्योंकि ये अदर इंफॉर्मेशन है। और अदर इंफॉर्मेशन में क्या होता है, एग्जाम के अंदर 99% के जो केसेस होते हैं उसमें ये होता है कि जो अदर इंफॉर्मेशन होती है वो जिस जगह पर होती है, पैसिव या एक्टिव में भी उसी जगह पर वो होती है। जैसे अगर वो लास्ट में है तो पैसिव में लास्ट में आएगी, और अगर शुरुआत में है तो पैसिव में भी शुरुआत में आएगी। 1% इधर से उधर हो सकता है, वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस ये रहा, यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम। एक चीज हमेशा याद रखना, क्या दे रखा है, विल बी लाफ्ड, सीधा क्या चेक करना है, विल और लाफ, और उसके बाद अब यहां पे एट आया। ये जो लाफ्ड एट यानी ये पैसिव के अंदर इस मेन वर्ब के बाद में अगर बाय के अलावा कोई प्रेपोजिशन दे रखा है तो एक्टिव में भी वो उसी के साथ में हुआ होगा, तभी पैसिव में यहां पर इसके बाद में आया है। तो हमें चेक करना है कि विल लाफ एट कहां लिखा हुआ है, वही हमारा आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं, ये रहे आपके सामने। तो देखिए यहाँ पे विल लाफ तो है, एट नहीं है, क्योंकि जब पैसिव में लाफ के बाद में एट है तो एक्टिव में भी एट आएगा, इधर एट नहीं है, आंसर नहीं होगा। इधर देखते हैं, यहाँ पे देखा विल लाफ्ड एट, विल के बाद कभी भी V3 नहीं आती है, V1 आता है, तो एट तो है लेकिन V1 आना चाहिए, V3 नहीं आना चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। विल बी तो आना ही नहीं चाहिए, हम तो एक्टिव बना रहे हैं, एक्टिव में कभी बी आता ही नहीं है। उसके बाद में ये यस, ये देखो बाई देम है तो ये सब्जेक्ट बन गया दे। बाई के बाद में जो भी लिखा होता है उसको सब्जेक्ट बना दो। याद रखना आप पैसिव से एक्टिव कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बाई के बाद अगर कुछ भी लिखा होता है उसको आप क्या बना दो, सब्जेक्ट। फिर विल बी लाफ्ड एट को कर दो विल लाफ एट। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको आप क्या कर दो, ऑब्जेक्ट में लिख दो यहाँ पर यू। ठीक है, समझ में आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि आप पैसिव का एक्टिव बनाते वक्त इधर भी आप बाई लगा दो, नहीं, हम एक्टिव बना रहे हैं तो बाई तो कहीं एक्टिव में आएगा ही नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है हमारे सामने, ये दे रखा है ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। याद रखना प्रोसिक्यूशन एक ऐसा वर्ड है जो प्रोसिक्यूट वही इंसान कर सकता है जिसके पास में अथॉरिटी होती है। तो प्रोसिक्यूशन करने का अधिकार सिर्फ कुछ ही लोगों के पास में होता है। चलिए, तो शैल बी प्रोसिक्यूटेड है तो इसका एक्टिव में क्या होगा, शैल प्रोसिक्यूटेड होगा, सॉरी शैल प्रोसिक्यूट होगा, प्रोसिक्यूटेड भी नहीं होगा। क्या होगा, शैल का शैल बी हट जाएगा और V3 का V1 हो जाएगा। चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो द ऑथोरिटीज सब जगह ये लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये द ऑथोरिटीज हैं इसके पास में ही अधिकार है प्रोसिक्यूट करने का। तो ये जो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट मिस था, यानी क्यों मिस किया गया मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये जो दे रखा है ऑथोरिटीज, इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्यों नहीं लिखा, इसका रीजन है क्योंकि देखो इसका रीजन ये है कि ये हर किसी के पास अधिकार नहीं होता है, ये इस ऑथोरिटी के पास में ही अधिकार है। तो ये मान लिया जाता है कि ये ट्रेस पार्सर को प्रोसिक्यूट अथॉरिटी ने ही किया है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पता है कि किसने किया होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखें, पैसिव वॉइस के अंदर कभी भी अगर बाई के बाद में कोई भी वर्ड नहीं लिखा होता है, यानी जैसे वी का अस या दे का देम नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि यह एज्यूम किया गया है कि यह काम इन्हीं के द्वारा किया गया है। तो चलिए, तो यहां पे क्या आ गया, द ऑथोरिटीज आ गया। अब शैल बी प्रोसिक्यूटेड का क्या हो जाएगा, यहां पे शैल प्रोसिक्यूट। तो देखो माइट होगा नहीं, कैन होगा नहीं, मे होगा नहीं, तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, शी। तो क्या हो जाएगा, द ऑथोरिटीज शैल प्रोसिक्यूट ट्रेसपासर्स। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जैसे मैं थोड़ा सा और समझाता हूं इसको। मान लीजिए यहां पे लिखा गया है द पुलिस, क्या लिखा हुआ है, द पुलिस, और उसके बाद में यहां पे आ गया द पुलिस इज चेसिंग मी, यानी पुलिस मेरा पीछा कर रही है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे यहां पे ये मी लिखा हुआ है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा आई, इज का क्या हो जाएगा, आई के साथ एम, फिर ये आईएनजी है तो आ जाएगा बीइंग, फिर यहां पे आ जाएगा चेस्ट। अब यहां पे मैं बाई पुलिस नहीं लिखूंगा। अरे मैं क्यों नहीं लिखूंगा, सिंपल सी बात है,
जब अगर मैं गुनहगार हूं और मुझे पकड़ने के लिए कोई पीछा कर रहा है तो कौन करेगा? एक के पास ये अधिकार है और वो होता है कौन? फोर्स, यानी पुलिस के पास में होता है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। और मान लीजिए यहां पे इज चेसिंग नहीं लिखा हुआ, लिख लिया अरेस्टेड, मान लो अरेस्टेड आ गया, तो मुझे बताओ अरेस्ट करने का अधिकार किसको है? पुलिस को। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि आई वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। अरे बाय पुलिस ना लिखना है, क्योंकि हमें पता है कि अरेस्ट करने का काम सिर्फ पुलिस का होता है। तो बस आपको इस तरीके से याद रखना है कि अगर कोई भी यहाँ पे मिस करके दे रखा है तो इसका मतलब है कि यही हमारा था जिसको यहाँ पे लिखा जाना था। चलिए नेक्स्ट अगला करके देखते हैं। अगला क्या है? ये ही विल बी शोन द म्यूजियम बाय मी। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें दे रखी है, मैं बता देता हूँ आपको कैसे, तो याद रखें। यहाँ पे पहली बात तो ये जो बाय मी दे रखा है ना यहाँ पर, ये बाय मी। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका एक्टिव कैसे बनेगा। तो चलिए सबसे पहले तो बात ये है कि विल बी शोन जो दे रखा है ना, इसका एक्टिव में कैसा हो जाएगा? विल का विल या शैल जो भी है वो आ जाएगा यहाँ पे, विल या शैल कुछ भी आ जाएगा। उसके बाद बी हट जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा शो। बस ये चेक करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई शैल शो दे रखा है, इधर भी है, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। और ये विल के बाद V3 कभी आता ही नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। और सिंपल सी बात है कि ही विल बी शोन द म्यूजियम बाय मी, यानी मेरे द्वारा उसको म्यूजियम दिखाया जाएगा। तो म्यूजियम को दिखाया जाएगा, म्यूजियम खुद किसी को कुछ नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो म्यूजियम विल शो, यानी इसका मतलब हो गया कि म्यूजियम किसी को कुछ दिखा रहा है, गलत चीज, म्यूजियम को दिखाया जा रहा है। तो म्यूजियम तो कभी हमारा क्या नहीं बनेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। देखो कैसे बताता हूं, एक चीज आप याद रखें, मैं जो आपको बता रहा हूं सुनो, सिंपल सी बात है। देखो मैंने लिखा आई विल गिव अ बुक, मैंने ये लिखा, ठीक है। यानी इसका मतलब होता है कि मैं एक किताब दूंगा। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या कभी ऐसा होगा कि अ बुक विल गिव? तो सेंटेंस गलत हो गया। एक किताब देगी, एक किताब देगी नहीं बल्कि एक किताब को दिया जाएगा। तो यहां पे ये होना चाहिए था विल बी गिवन और बाय मी, ये ऐसा होना चाहिए था। समझ में आई बात? तो यहां पे द म्यूजियम विल शो का मतलब क्या हो गया? म्यूजियम ही खुद दिखाएगा किसी को? नहीं, म्यूजियम को दिखाना है। दैट्स वाई ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे किया? तो देखो बाय मी दे रखा है ना, ये बाय मी दे रखा है, तो बाय के बाद जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो आई को बना दिया, फिर यहाँ पे विल शैल के बाद V1 आ गया, फिर यहाँ पे आई शैल शो, यानी क्या दिखाऊंगा? म्यूजियम दिखाऊंगा। तो ये किसको दिखाऊंगा? ही विल बी शोन लिखा हुआ था, यानी इसको ही को दिखाना है। तो यहाँ पे म्यूजियम के बाद में हिम आ गया। बस इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी सेंटेंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब नेगेटिव वैसे बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। देखो कैसे है। क्या करना है, जब विल शैल के बाद अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करो, हमेशा विल शैल के ठीक बाद में ही नॉट लगाओ और बाकी सारी चीज़ें बाद में रखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, वी विल नॉट अलाउ, ये मेरा पूरा वर्ब का पोर्शन, देम ये ऑब्जेक्ट, और टू के बाद मैंने बोला ना जब टू के बाद वर्ब आती है तो वो अदर वर्ड्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अदर वर्ड्स हो जाते हैं। चलिए पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा, दे सब जगह आ गया। फिर ये विल है, तो यहाँ पर देखो एक बार के लिए नॉट को भूल जाओ, विल अलाउ का क्या हो जाएगा? विल बी अलाउड। तो देखो ये देखो विल आ गया, नॉट तो इसके ठीक बाद में आएगा, अब यहाँ पे आ गया बी अलाउड, वुड आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, वर आएगा नहीं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो क्या हो जाएगा, एक बार के लिए नॉट को भूल जाओ, इधर भी भूल जाओ इधर भी भूल जाओ। तो विल अलाउ का क्या होता है? विल बी अलाउड। और नॉट कहाँ लगता है? विल के ठीक बाजू में यहाँ नॉट लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, देखो अब यहाँ पे क्या करना है, सुनो। तो जब मैंने बताया था ना, जब ये चीज उठकर आगे चली जाएगी तो ये जो पीछे बचा हुआ है वो कहाँ आ जाएगा? इस वर्ब के बाजू में। तो देखो ये अलाउ के बाद में टू रन आ गया, टू रन अवे। फिर जो ये है इसको हमने बाई अस बना के ये सब्जेक्ट लिख दिया। अब देखो आपने नोट किया यहाँ पर अस लिखा हुआ आया है, मैंने बताया था ना कभी कभार लिखा भी जाता है और नहीं भी लिखा जाता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं हम लोग। उसमें दे रखा है आई कैन नॉट रीड दिस लेटर। तो इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करना है? नॉट को भूल जाओ, तो कैन रीड का क्या हो जाए? कैन बी रेड। ठीक है करके देखते हैं, ये रहा। तो देखो दिस लेटर सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो दिस लेटर दिस सब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? कैन नॉट को कर दो कैन नॉट बी, तो इधर भी कैन नॉट बी है, इधर भी कैन नॉट बी है, इधर कुड नहीं होगा, इधर कैन नॉट बी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है? रीड। रीड जब तक, देखो मैं बताता हूँ सुनो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैन और उसके बाद में आ गया रीड,
तो इसको रीड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रीड। और जैसे ही हमने यहाँ पर बी लगा दिया, उसके बाद वापस हमने रीड लिखा, तो ये अब V3 कहलाएगा, ये V1 होगा। तो जैसे ही V3 कहलाएगा इसको रेड पढ़ा जाएगा, रीड नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी रेड, इधर भी कैन नॉट बी रेड। अब देखिए यहाँ तक तो सब सही है, मतलब ये सेंटेंस ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसका V3 कभी बनता ही नहीं है, ईडी लगता ही नहीं है, फर्स्ट फॉर्म में वही इसका V3 बनेगा, तो ये रेडेड तो होगा ही नहीं, ये गलत हो गया। तो हमारा ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब लास्ट में देखिए क्या है, तो दिस लेटर कैन नॉट बी रेड, दिस लेटर कैन नॉट बी रेड, यहां तक सब सही है। उसके बाद आई क्या होगा, बाई मी, तो इधर बाई मी लिखा है, ये मेरा आंसर है। इधर बाई आई नहीं होगा, मी होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट अगला दे रखा है हमारा, योर एक्सप्लेनेशन विल नॉट सेटिस्फाई योर बॉस। तो यहां पे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल नॉट सेटिस्फाई वर्ब, और योर बॉस ऑब्जेक्ट, तो योर बॉस सबसे पहले आएगा। इधर आ गया योर बॉस, इधर योर्स बॉस नहीं होगा, योर बॉस, ठीक है। विल नॉट सेटिस्फाई का क्या हो जाएगा, विल नॉट बी सेटिस्फाइड, विल नॉट बी सेटिस्फाइड, विल नॉट बी सेटिस्फाइड, विल नॉट बी सेटिस्फाइड और विल नॉट बी सेटिस्फाइड। आ गया। चलिए अब आगे करके देखते हैं। पहली बात तो ये तो मेरा आंसर होगा ही नहीं, इसको तो आपको हटा ही देना है, ये तो मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए अब हमें चेक करना है कि इसका आंसर होगा क्या। तो देखिए, तो यहाँ पे दे रखा है योर बॉस विल बी सेटिस्फाइड, हमारे यहाँ पे नॉट है, इसमें नॉट नहीं है, बाकी सब सही है, नॉट नहीं है, ये भी गया, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। बचा कौन, ये बचा, इसमें क्या है, योर बॉस विल नॉट बी सेटिस्फाइड, योर बॉस विल नॉट सेटिस्फाइड, इसमें बी गायब है, ये भी मेरा अब आंसर गया, ये भी नहीं होगा। बचा कौन, सी, तो सी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको कैसे किया हमने, योर बॉस विल नॉट बी सेटिस्फाइड, बाय लगा दिया, फिर योर एक्सप्लेनेशन को हमने लास्ट में लिख दिया, बाय योर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट अगला दे रखा है, वी शुड नॉट एनकरेज स्मोकिंग इन वर्क प्लेस, यानी हम जहाँ काम करते हैं हमें वहाँ पर स्मोकिंग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो देखिए ये शुड दे रखा है, शुड नॉट एनकरेज का क्या हो जाएगा, शुड नॉट बी एनकरेज्ड। चलिए ये रहे हमारे पास में आंसर। तो देखिए शुड नॉट, हैव तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हैव का एक्टिव में जब हैव नहीं तो पैसिव में भी हैव नहीं आएगा, गलत। शुड नॉट बी एनकरेज्ड, हाँ ये आंसर हो सकता है। शुड नॉट बीइंग, शुड के साथ बीइंग आता ही नहीं है, बी आता है, गलत। और बी नहीं आता है, सिर्फ बी आता है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या है, स्मोकिंग। बात किसको बढ़ावा नहीं देना, तो किसको का सेंस किस पे आ रहा है, सिर्फ स्मोकिंग, यानी जिस पे किसको या क्या का सेंस आ रहा है उसी को ऑब्जेक्ट बनाओ। स्मोकिंग इन वर्क प्लेस शुड नॉट बी एनकरेज्ड बाई अस। आपने पता किया होगा, इन वर्क प्लेस ये लास्ट में है, लेकिन यहाँ मैंने इसको यहाँ लिखा, क्यों लिखा, जैसा कि मैंने बताया था 99% केसेस में क्या होता है, अदर इंफॉर्मेशन की जहाँ जगह होती है एक्टिव पैसिव में वो वहीं लिखा जाता है, लेकिन 1% वो चेंज हो सकता है। अब हमारे पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अगर कहीं ये लास्ट में होता तो हम इसका आंसर टिक करते, अब इसको यहाँ पे लगा दिया और एक ही ऑप्शन बचा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दे रखा है हमारे सामने, वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस, यानी किसी को भी बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। चलिए अब हमें बनाना है इसका पैसिव। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो वर्ब का पोर्शन कौन है, ये शुड नॉट गिव, सब्जेक्ट सिर्फ वन है, तो मैंने बताया था जब अकेला वन होता है तो वापस नहीं लिखा जाता है, तो इसको नहीं लिखना है। और अनसॉलिसिटेड एडवाइस क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखो शुड नॉट गिव का क्या हो जाएगा, शुड नॉट बी गिवन, तो क्या है, इज नॉट बी गिवन नहीं होगा, कांट नहीं होगा, मे नहीं होगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अनसॉलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन, बाई वन नहीं करेंगे क्योंकि वन को वापस नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके अंदर या तो वो कोई भी WH या हाउ से स्टार्ट हो सकते हैं या फिर किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। अब हमें क्या करना है, बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका, मैं बता देता हूँ आपको, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान देना है। देखो कैसे, यहाँ पे शुरुआत में विल सेल है तो नीचे भी शुरुआत में विल सेल आएगा। अब क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है ना, देखो ये क्या है, हैव रिटन, ये मेरी वर्ब है और ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो ये जाएगा बाई के बाद में, ठीक है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। और ये अ लेटर बाई लिखा हुआ ना, अ लेटर, ये चला जाएगा शुरुआत में। और ये बाय दिस इवनिंग क्या है, लास्ट में है, तो ये 99% केसेस में लास्ट में आएगा और आगे भी आ सकता है। देखते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है।
चलिए आप देखो यहाँ पे विल है, सब जगह विल आ गया, चलो अच्छी बात है। अब देखो अ लेटर लिखा हुआ है तो इधर भी अ लेटर अ लेटर अ लेटर अ लेटर, इसका मतलब बाय दिस इवनिंग लास्ट में है तो देखो सब जगह लास्ट में आ गया। चलो अब हमारा काम और आसान हो गया है। कैसे आसान हो वो बताता हूँ। विल तो लिख दिया, ठीक है, अ लेटर को आपने सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। हैव रिटन का क्या हो जाएगा, मैंने बताया था जब हैव हो तो पैसिव में हैव बीन रिटन लिखा जाता है। तो देखो बी हैव रिटन तो अकेला वापस आएगा नहीं, बीन गायब है, इधर भी बीन गायब है, इधर टू भी आएगा नहीं, इधर आ गया हैव बीन रिटन, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा, विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम बाय दिस इवनिंग। समझ में आ गया। बस इस तरीके से आपको इसका आंसर टिक लगाना है। बहुत बार ऐसा भी होता है, ये जो बाय हिम है ये इसके लास्ट में जाता है और ये यहाँ आ जाता है, तो भी सही है। विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय दिस इवनिंग बाय हिम, तो भी सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट अगला करके देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है वही चीज़, शुरुआत में क्या आ जाएगा, विल शैल, तो देखते हैं। सिंपल सी बात है, इज शुरुआत में नहीं आएगा, वापस विल है ही नहीं यहाँ पर, इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, करके देखते हैं। यहाँ पे देखो ये जो दे रखा है ना, ये विल शी टेल, तो यहाँ पे चेक कर लो विल टेल का क्या होता है, विल बी टोल्ड। तो देखो इधर भी बी टोल्ड है, इधर भी बी टोल्ड है, इधर देखो ऑब्जेक्ट कौन है, द ट्रूथ, इधर भी द ट्रूथ, तो यहाँ तक मतलब ये दोनों सही है, इधर ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखिए इधर भी बाई हर है, इधर भी बाई हर है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे टू अस है और यहाँ पे सिर्फ अस है। तो मैं बता देता हूँ, देखो कैसे। एक्टिव वॉइस के अंदर जब किसी भी वर्ब के बाद में अगर प्रोनाउन लिखा हुआ है, जैसे मान लो आई है या मी है या कुछ भी लिखा हो, या मान लो यू लिखा हुआ है, तो पैसिव वॉइस में क्या करना है आपको मैं बता देता हूं, सुनना कैसे। अगर पैसिव वॉइस में वही प्रोनाउन वापस लिखा जा रहा है तो उसके आगे आपको टू लगाना पड़ेगा, जैसे टू अस, टू मी और टू यू, ये ऐसे लिखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या था, ये अस एक्टिव में लिखा हुआ था, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में अस था, और पैसिव में भी देखो आपका अस आ गया वापस, वहीं का वहीं है, तो आपको क्या करना है, टू लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्टिव में टू नहीं लगता है, लेकिन वही वापस पैसिव में उसी जगह पर आता है, तो टू लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगला सेंटेंस दे रखा है हमारे सामने, ये वाला, कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाय बस। चलिए करके देखते हैं इसको। तो कैन का सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। देखो सब जगह कैन कैन है, ये तो दोनों आंसर है नहीं हमारे, अब इन दोनों को मैच करना है। देखो अब यहाँ पे दे रखा है दिस बिग पार्सल, दिस बिग पार्सल, दिस बिग पार्सल। कैन सेंड का होता है कैन बी सेंट, इधर आ गया बी सेंट और इधर सिर्फ सेंट है, ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। डन। इस तरीके से आपको आंसर देना है। अगला दे रखा है हमारा कौन सा, ये कैन एनीबडी ब्रेक दिस क्लास। तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक्टिव में एनीबडी वगैरह लिखा होता है तो पैसिव में बाय एनीबडी नहीं लिखा जाता है, ठीक है, मैंने बताया था आपको। चलिए करके देख लेते हैं। तो कैन, इसको मैच कर लो, इसको छोड़ दो। कैन ब्रेक का क्या होता है, कैन बी ब्रोकन। तो देखो कैन का कैन, कैन का कैन सब जगह आ गया। उसके बाद में क्या दे रखा है, अब हमें पता करना है इसका कि यहाँ पर बी ब्रोकन कहाँ लिखा हुआ है। तो देखो ये कैन और ये रहा बी ब्रोकन, और ये रहा यहाँ पर ये बी ब्रोकन और ये बी ब्रोक है। तो पहली बात तो ये जो ब्रेक है उसका सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। हमें थर्ड फॉर्म लेना है बी के बाद, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है व्हाट कैन आर्य डू फॉर मी। तो इसका कैसा होगा, सबसे पहले वॉट से वापस स्टार्ट हो जाएगा ये, तो करके देखते हैं वॉट से कैसे स्टार्ट होगा। सब जगह वॉट आ गया, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे कैन डू है तो पैसे में बनता है कैन बी डन। तो देखो तो ये चीज़ तो क्या है बता देता हूँ, ये कैन डू है ना, इसको क्या करना है, कैन बी डन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कैन, ये कैन, ये कैन, ये कैन। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, कैन आई डू दे रखा है। समझ में आई बात आपको। तो अभी यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, कैन के बाद में डू दे रखा है, ठीक है ना, ये एक्टिव में है। तो सिंपल सी बात है, जब एक्टिव में है तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, और पैसिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैन और उसके बाद बी हो जाएगा, क्योंकि जब एक्टिव में सिर्फ कैन होता है तो पैसिव में कैन बी होता है, और यहाँ पे V3 आ जाता है और यहाँ पे V1 रहता है। तो यहाँ पे देखो कैन आई डू, ये तो पैसिव है नहीं क्योंकि बी गायब है, बी तो सिर्फ इन तीनों के अंदर है, इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर है। अब चेक करो कैसे। तो व्हाट कैन बी डन फॉर मी बाय आर्या, हाँ ये सही हो सकता है। व्हाट कैन बी डन फॉर मी बाय आर्या है नहीं, ये नहीं होगा। व्हाट कैन बी डन फॉर आर्या बाय मी, हाँ। अब इन दोनों को जरा चेक करो, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ये और ये एक जैसे लग रहे हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ
कि यहाँ पर कौन किसके लिए कर सकता है। तो सेंटेंस अगर आप ये जो क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें दे रखा है व्हाट कैन आर्या डू फॉर मी, यानी आर्या मेरे लिए क्या कर सकता है। तो करने का काम कौन कर रहा है, आर्या। तो ये जो आर्या जो करने का काम कर रहा है यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल ये सब्जेक्ट की जगह पर है तो बाई के बाद में आर्या लिखा जाएगा। तो ये मेरा सही है, ये गलत है। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट है। और एक मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें। और एक बात और कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ सेंटेंस का अगर कोई भी इस पूरे चैप्टर का अगर कोई भी सेंटेंस नहीं समझ में आया है तो आप बेझिझक मुझे आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग मुझे कुछ मत करो, उस जो भी सेंटेंस है उसको लिख कर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपको डेफिनेटली जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको इस वीडियो में जो भी आपको नहीं समझ में आया था उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।